बारिश में गरीब बहू का खाना, घर और रसोई। गरीब राकेश रोड किनारे आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा होकर आवाज लगा रहा था। आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, ऑरेंज वाली आइसक्रीम, कुल्फी, कोन सब मिलेगा। आइए आइसक्रीम लीजिए। राकेश की आवाज लगाने पर भी लोग उसके ठेले के आगे से गुजर जाते हैं। वहीं बाकी के खाने पीने के ठेले, भट्टा, चाट, समोसा, ब्रेड पकौड़ा की दुकान पर लोगों ने खूब भीड़ लगा रखी थी, जिसे देखकर राकेश दुखी हो जाता है। सबके खाने पीने के ठेले पर दबाकर भीड़ लगी है, पर मैं इतनी देर का खड़ा हूँ, अभी तक एक आइसक्रीम की बौनी बिक्री भी नहीं हुई। बारिश का मौसम भी बना हुआ है, दुकानदारी नहीं निकलेगी तो घर पर राशन पानी कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना राकेश को परेशान कर रहा था। वहीं घर पर उसका गरीब परिवार भूख से जूझ रहा था। बिस्तर पर बीमार पड़े सुरेंद्र की दशा बिगड़ते देखकर शोभा को चिंता सताने लगी। राकेश के बाबूजी, तुम ठीक तो हो? शोभा, शरीर में से प्राण निकलने को हो रहा है, दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अब सहन नहीं हो रहा, दवाई दे दो। शोभा डबडबाई आंखों से अपनी बहू सीमा को देखकर पूछती है, अजीब खाली पेट दवा दारू भी शरीर में क्या असर करेगी? सीमा बहू, देख रसोड़े में एक आधी रोटी रखी हो तो ले आ। सीमा रसोई में छाए अन्न के अभाव को देखते हुए भरे मन से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा था कि पका दूं। बच्चे भी कितनी देर से खाना मांग रहे हैं, पर उन्हें भी देने के लिए कुछ नहीं है। मैं पड़ोसन काकी के यहाँ से आती हूँ, उनके पास कुछ खाना बचा होगा। सीमा अपनी कच्ची झोपड़ी में से पड़ोसन शशि कला के पक्के मकान में आती है, जहाँ शशि कला घी में चुपड़ा पकौड़ा तल रही थी। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों में से। बारिश के मौसम में पनीर के सिक्के पकौड़े खाने का स्वाद ही अलग है। तभी चौखट पर से ही खड़े होकर गरीब बहू सीमा हिचकिचाते हुए कहती है, शशिकला चाची, आपके पास थोड़ा बहुत खाना पड़ा हो तो दे दीजिए। आज पूरा दिन घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं। आ गई मुंह उठाकर फ्री फोकट में खाना मांगने। फ्रिज में 2 दिन पुरानी बासी रोटी दाल रखी है ना, इसी को दे देती हूँ। शशि कला फ्रिज में 2 दिन पुराना दाल रोटी निकालकर सीमा को देते हुए एहसान भी जताती है। ये ले, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तो ले जा, तेरे बाल बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तेरे गरीब परिवार को इतना अच्छा खाना पीना तो जुड़ता भी नहीं है। अपने दोनों भूखे बच्चों का मुंह देखकर सीमा ताने सहन करके वो दाल रोटी लेकर मकान में लौट आई। माँ, आज पड़ोस वाली अमीर दादी ने क्या दिया है? दाल मखनी, पनीर की सब्जी या चाप की सब्जी, दिखाओ ना। दीपांशु बेटा, आज शशिकला आंटी ने दाल मखनी दी है, मगर दादाजी की तबीयत खराब है ना, उन्हें दवाई खानी है, इसीलिए पहले उनको खाना दो। माँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, तुम एक रोटी और दाल मखनी डालकर मुझे दे दो, मैं खा लूंगा, वरना तुम दाल मखनी खत्म कर दोगी। दाल मखनी भी थोड़ी सी तो है। माँ, अगर तुम इस भुक्कड़ को दोगी तो मैं भी खाऊंगी। जब एक बार मैंने तुम दोनों भाई बहनों को बोल दिया कि दादाजी को खा लेने दो, पिताजी राशन थोड़ी देर में ले आएंगे, तब बना दूंगी। दोनों मासूम बच्चों को भूख में मचलता देखकर सुरेंद्र को दया आ जाती है। सीमा बहू, जाने दे, थोड़े में थोड़ा दाल रोटी मेरे पोते पोती को डालकर दे दे, बच्चे भी तो सवेरे से भूखे हैं, पता नहीं राकेश आइसक्रीम बेचकर कितनी रात में आएगा। सीमा दीपांशु रानी को थोड़ी सी दाल और आधी टुक रोटी तोड़कर दे देते हैं। दीपांशु जैसी रोटी तोड़कर दाल में डुबोता है, तभी छत में से मिट्टी का एक ढेला झड़कर उसमें पड़ जाता है। मम्मी मम्मी देखो, मेरी दाल में मिट्टी पड़ गई और मेरी दाल खराब हो गई, अब मैं कैसे खाऊंगा? दाल तो सारी मिट्टी में किन किन हो गई है बहू, रोटी में नमक तेल लगाकर दे दे बच्चों को। इस मकान की छत की मरम्मत करवाना बड़ा जरूरी हो गया है। 2-4 दिनों से बरसात का मौसम भी चढ़ रहा है, हल्की बूंदाबांदी में चूने लगती है छत।
माँ जी, केवल छत ही नहीं, घर की दीवारें भी खराब हो गई हैं। रसोई में भी काफी ज्यादा मिट्टी गिरती है। खाना पीना बनाना दूभर हो गया है। बहू, इस घर को बने हुए 25 साल गुजर गए हैं, इसीलिए घर की छत दीवार कमजोर पुरानी पड़ गई है। घर की छत दीवार पक्की करवाना सख्त जरूरी हो गया है। आपके बरस छत आंधी पानी नहीं झेल पाएगी। रानी बेटिया, दोनों भाई बहन एक ही दाल रोटी खा लो। ठीक है मम्मी, मैं दीपांशु को अपने में खिला लूंगी। तभी एकदम से मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है और तेज तेज बिजली चमकने के साथ बारिश होने लगती है। सारे ठेले वाले जल्दी जल्दी दुकानदारी बढ़ाने लगते हैं। हे भगवान जी, अभी तो 2-4 आइसक्रीम बिकना चालू हुआ था। थोड़ी देर और यहाँ खड़े होकर इंतजार कर लेता तो 2-4 ग्राहक और आ जाएंगे। 20-50 रुपए की आइसक्रीम बिक जाएगी तो राशन पानी खरीद कर घर ले जा सकूंगा। बेचारा राकेश बरसात में भीगते हुए, थर थर कांपते हुए अभी वहीं खड़ा था। सारे दुकानदार थैला लेकर रोड पर से घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक खड़ूस पुलिस वाला आकर राकेश पर रौब जमाता है। अरे ओ गरीब की औलाद, इतनी तेज की बारिश दिखाई नहीं दे रही क्या? सबने अपना ठेला बढ़ा लिया और तू यहाँ खड़े होकर और कितना नोट छापेगा? चल चल फूट यहाँ से और हफ्ता निकल जाएगा। साहब, आज तो दुकानदारी भी ढंग से नहीं निकली है, ज्यादा आइसक्रीम भी नहीं बिका। आपको हफ्ता कहाँ से दूं? परिवार घर पर भूखा बैठा है, उनके लिए राशन पानी खरीद कर लेकर जाना है। पुलिस वाले से तेजी दिखाता है? चुपचाप से हफ्ता निकाल, वरना ठेला लेकर जाने नहीं दूंगा। पुलिस वाले के दबदबा देखने पर राकेश अपने दिन भर में कमाए हुए 100 रुपए भी दे देता है। ये लो साहब, मुश्किल से दिन भर में 100 रुपए की ही कमाई की थी। हाँ ठीक है, चल अब फूट यहाँ से। रोते बिलखते हुए राकेश रेड़ी को लेकर घर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ रोड पर पानी भरा था। इस दुनिया में गरीबों को 2 रोटी कमाना खाना भी कितना मुश्किल है। हे भगवान जी, सारा दिन हड्डी तोड़कर मेहनत हम करते हैं और ये घूसखोर पुलिस दरोगा वाले दिन भर के 100-200 कमाई भी छीन कर लेकर चले जाते हैं। जेब में एक छोटा सिक्का भी नहीं है, खर्ची के लिए राशन कहाँ से लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर में राकेश घर पहुंच जाता है, जहां बाहर उसकी चौखट के आगे बारिश में लगा गंदा पानी जमा होता है और मकान की कच्ची छत कोने कोने से चू रही थी। बहन और बाल बच्चे बारिश का पानी निकाल रहे थे। बुआ बुआ, बारिश कब बंद होगी? हमारे घर के अंदर तो पानी घुसता ही जा रहा है। बुआ बुआ, ये बर्तन पकड़ो, मेरे हाथ दुखने लगे, अब मुझे नहीं होगा। कोई बात नहीं दीपांशु, जाकर दादाजी के साथ खाट पर बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। दादी माँ देखो, पापा आ गए। अजी आप आ गए? लाइए मुझको पैसे दे दीजिए, लाल के यहाँ से राशन पानी ले आती हूँ। बरसात का मौसम है, दुकान जल्दी बंद कर देगा। कहाँ से पैसे दूं सीमा? बारिश के चलते एक तो शाम को थोड़ी बहुत आइसक्रीम बिकी थी, वो भी पैसे पुलिस वाले ने ले लिए। हे भगवान, आज पूरा दिन भी घर में खाना नहीं बना, रात में भी बनाने के लिए आप राशन लेकर नहीं आए। क्या बाल बच्चे, माँ जी ललिता सब भूखे सोएंगे? ऐसा करो, आज भर के लिए लाला के यहाँ से उधार मांग लाओ। हाँ जी, कल ही तो आपको बताया था कि बनिया नगद में भी राशन नहीं देता, उधारी बंद कर दी है। जहाँ एक तरफ भयंकर बारिश हो रही थी, वहीं गरीब परिवार वालों के चेहरे पर भूख का भाव झलक रहा था। तभी प्रकाश पैरों में चोट खा लड़खड़ाते हुए थैली में थोड़ा थोड़ा आटा दाल चावल लेकर आता है। सीमा भाभी, मैं राशन ले आया हूँ, ये लीजिए। देवर जी, आपके पैर में इतना खून निकल रहा है, चोट कहाँ से लगी? भाभी वो आज पत्थर तोड़ने के दौरान लग गई, मैं ठीक हूँ। बहू, तू जाकर रसोई में खाना पीना बना ले, हम बाकी का घर सूखा लेंगे, बड़ी देर हो गई है। सीमा राशन लेकर जैसे ही रसोई में आती है तो वहां की भी छत काफी ज्यादा चूने से बरसात में जमीन दलदली हो रखी होती है। तभी गरीब बहू का पैर फिसल जाता है। हे भगवान, सुबह ही तो रसोई लीपी थी, आधी पानी में भीगकर रसोई के अंदर कितना पिछलाव हो गया है। सूखी मिट्टी से चूल्हा जमीन लीपना पड़ेगा। तब सीमा रसोई के कोने में बोरी में रखी सूखी मिट्टी से लीप कर गली रसोई को सुखाती है और फिर खाने की तैयारी में जुट जाती है। इतने थोड़े से दाल चावल को अलग अलग पकाकर तो किसी का ढंग से पेट नहीं भर पाएगा।
ऐसा करती हूँ, दाल चावल मिलाकर गीली दाल खिचड़ी बना देती हूँ, सब पेट भर के खा तो लेंगे। तब बहू दाल खिचड़ी बनाकर सबके आगे परोस देती है। मैंने सबके लिए गरम गरम दाल खिचड़ी बनाई है, आइए खा लीजिए। थाली में थोड़ी सी खिचड़ी होने के चलते सबके हिस्से में कुछ ही और खाने के लिए आते हैं, जबकि अमीर पड़ोसी के पक्के मकान में से समोसे पकौड़े की खुशबू बरसात के मौसम में धुलते हुए गरीब परिवार की झोपड़ी में आती है। मम्मी मम्मी कितनी अच्छी पकौड़े की खुशबू आ रही है। लगता है हमारे पड़ोस में आज फिर से पकौड़े बने हैं। मुझको भी खाने का दिल कर रहा है। ये दाल खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। दीपांशु बेटा, इस तरह से खाने का अनादर नहीं करते। तुम्हारे पिता और चाचा इस बारिश के मौसम में ये भी बड़ी मुश्किल से कमा कर लाए हैं, तो जो है वो खा लो। ठीक है दादी। दिल ही दिल में कुड़ते हुए दीपांशु खिचड़ी खा लेता है और पूरा परिवार आधा पेट खाकर किसी तरह बिस्तर डालकर सो जाते हैं। ऐसे ही बारिश के मौसम में गरीब परिवार का रूखा सूखा खाकर गुजारा चल रहा था। वहीं बहू जंगल में बारिश में लकड़ियां काटकर ईंधन लाती है। अब बरसात में आइसक्रीम ना बिकने के चलते राकेश की पूंजी टूट जाती है और जिसका ठेला होता है वो भी धमकाता है। क्यों रे राकेश, एक हफ्ते से तू मेरे ठेल का भाड़ा नहीं दे रहा है, पर तो आइसक्रीम बेचकर नोट छाप रहा है। हाँ? सेठ, कमाई कहाँ हो रही है? मेरी तो खुद की पूंजी टूट गई है। परिवार के लिए नमक रोटी भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मैं यहाँ तेरा रोना पीटना सुनने के लिए नहीं आया है। मेरा ठेला वापस कर दे। सेठ अपना ठेला लेकर चला जाता है। राकेश बिल्कुल बेरोजगार हो जाता है। वहीं गुजरते समय के साथ मॉनसून का मौसम भी जोर पकड़ लेता है, जिससे छोटे भाई प्रकाश को भी पत्थर तोड़ाई का काम नहीं मिल पाता है। वहीं दिन रात की बारिश के चलते उनके नीचे चौखट होने के चलते घर का आधा हिस्सा बारिश के पानी में डूब जाता है। वहीं दीवारों में पानी लगने की वजह से कच्ची कमजोर मिट्टी हिलने ढुलने लगती है। घर के अंदर से जितना पानी निकाल रहे हैं उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। 2 दिन हो गए नींद लिए, दीवार भी गिरने के लिए हो गई है। हमारे परिवार का इस मकान के अंदर इतना ही दाना पानी लिखा था। तभी इस बार फिर से जोरदार मौसम खराब हो जाता है और चक्रवर्ती तूफान उठने से रसोई की दीवार गिर जाती है, जिसे देख प्रकाश कहता है, माँ, हम सबको तुरंत घर को खाली कर देना चाहिए। इतनी तेज आंधी पानी में दीवार कभी भी ढहकर गिर सकती है। शोभा सीमा जल्दी जल्दी बचा हुआ खाना पीने का थोड़ा बहुत सामान जोड़कर जैसे ही मकान से बाहर निकलती हैं, तभी छत दीवारों में से जोर जोर से मिट्टी झड़ने लगती है और जैसे जैसे सब लोग बाहर निकलते हैं तो मकान मलबा बन जाता है। उनके समेत कुछ और गरीब परिवार वालों की बसावट बरसात में उजड़ जाती है। रोड पर बारिश का पानी बाढ़ की तरह बढ़ रहा था। बरसाती जीव जंतु तैर रहे थे। मम्मी देखो, मेढक, मुझे डर लग रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। बच्चों तुम चिंता मत करो, हम अपना घर बना लेंगे। कोई रास्ता ना दिखाई देने पर सीमा सबको घने जंगल में लेकर आती है, जहाँ पे वो लकड़ी काट कर आग जलाने के लिए तैयारी करती है। जहाँ काफी घने मोटे पेड़, जिनके जड़ और तने में जंगली जीव जंतु अपनी बसावट करके रह रहे थे। तभी एक घने शाख पत्ते वाले पेड़ के नीचे सब थक कर थरथराते हुए शरण लेते हैं। शोभा, अब मुझे एक डग और आगे नहीं चला जाएगा। हाँ दादी, मेरे भी पाँव दुख रहे हैं। आज हम सबको काफी ज्यादा चलना पड़ गया है। वैसे भी ये पेड़ काफी छांवदार है, बरसात की बूंद नहीं गिर रही है। इसी के नीचे शरण लेते हैं। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। चलते वक्त मैंने थोड़ा कच्चा सूखा अनाज बांध तो लिया था, लेकिन पकाने के लिए चूल्हा नहीं है। भाभी देखो तो, इतनी तगड़ी आंधी पानी में भी इस जंगल के पेड़ के पत्ते बिल्कुल सूखे हैं और मिट्टी भी सूखी है। हम चूल्हा बना लेते हैं। ठीक है, तब तक मैं और भैया लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। तब राकेश और प्रकाश जंगल के थोड़ा और आगे लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें सागवान, देवदार जैसी महंगी लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देने लगते हैं। प्रकाश लकड़ी काटता है और पेड़ चुनता है। भैया, इस पेड़ की लकड़ी एकदम ठोस और सूखी है, इसी को काट कर ले चलते हैं।
प्रकाश, तुझे पता है ये सागवान का पेड़ है। इसकी लकड़ी बहुत ही ठोस, मजबूत और टिकाऊ होती है। पता है इस लकड़ी का फर्नीचर बहुत ही महंगा बिकता है। ये हमारे रोजगार के साधन में काम आएगी। ऐसा करते हैं, इस बरगद के पेड़ की लकड़ी काट कर ले चलते हैं। तब दोनों भाई बरगद की लकड़ी और सूखी छाल को काट कर ले आते हैं। यहाँ ललिता सीमा मिट्टी से चूल्हा तैयार कर चुकी थीं और अब दोनों लोग उसे जलाकर खाना पकाने लगती हैं। तभी जंगल के कुछ जानवर झुंड बनाकर आ जाते हैं और एक खूंखार आदमखोर भेड़िया दांत निकालने लगता है। भेड़िया देखकर सबकी सांस हलक में रह जाती है। मम्मी मम्मी भेड़िया, मम्मी ये भेड़िया हमारे पूरे परिवार को कच्चे खा जाएगा। पांचू बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहू निडरता से चूल्हे के अंदर से एक सुलगी लकड़ी निकालकर भेड़ियों के आगे कर देती है, जिससे वो भाग जाता है। आज तो बाल बाल बच गए, मगर इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर भरे पड़े हैं। हम ऐसे खुले में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें इस जंगल में रहन सहन करने के लिए बसावट करनी होगी। तभी प्रकाश की नजर थोड़ी दूर पर केले, खजूर, नारियल के पेड़ पर पड़ जाती है, जिसके पेट बहुत ही चौड़े और बड़े थे, जिससे वो तोड़कर लाता है। और अब दोनों भाई पत्तों का तंबू लगाते हैं, जिसमें पूरा परिवार रात काटता है। सवेरे जब सब लोग उठकर देखते हैं तो आंधी तूफान में उनका तंबू उजड़ चुका था। इन पत्तों का तंबू ऐसी आधी रात के मौसम में टिक नहीं पाएगा। हमें ठोस लकड़ी से घर बनाना होगा। अब दोनों भाई बरसात में घर बनाने के लिए लकड़ी काटते हैं। वहीं सास बहू जंगल की हरी चराई से भरी जमीन की सतह को साफ सुथरा करती हैं और जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर नींव डालती हैं। दोनों लकड़ी से घर का ढांचा बनाते हैं। तभी दोनों बच्चे काफी मात्रा में सूखे पत्ते बटोर कर लाते हैं। पापा चाचा देखो, हमने कितने सारे सूखे पत्ते जमा किए हैं। हम भी आपके साथ घर बनाएंगे। लाओ, दो ये पत्ते छत की मचान में काम आएंगे। इधर दो। तभी सीमा का ध्यान जमीन पर उगी घास पर जाता है, जिससे जुगाड़ आता है। माँ जी, आपको पता है ये घास काफी मात्रा में बरसात का पानी सोख लेता है। हम इसे बिछौना डालकर मचान डालने में उपयोग कर सकते हैं। इससे बारिश में हमारे घर में ठंडक भी रहेगी और घमस भी नहीं भरेगी। बहू, ये तूने बढ़िया विचार लगाया है और मुझे तो घास से चटाई बिस्तर बीनना भी आता है। तब शोभा घास से चटाई बिस्तर बीनती है। वहीं बहू ननद छत की छावनी बनाते हैं और राकेश प्रकाश घर के साथ साथ जरूरत के लिए रसोई भी बनाते हैं। लगभग 2 दिन में घर रसोई बनकर तैयार हो जाता है। सब घर के अंदर आते हैं। अरे वाह, हमारा पेड़ पत्तों का घर तो बिल्कुल बर्फ के जितना चिल्ड और ठंडा ठंडा है। आज तो हम अपने घर में नीनू नीनू करेंगे। मेरे प्यारे पोते के लिए मैंने मुलायम सा बिछौना भी बनाया है। आज हम सब लोग चैन से सोएंगे। दादी, हमारा ये वाला घर बारिश से गीला तो नहीं होगा ना? ऐसा बोलते हुए दीपांशु दुखी हो जाता है। तभी राकेश कहता है, बेटा, इस बार हमारा घर नहीं उजड़ेगा, चाहे कितने भी जोर से आंधी पानी बरसे। बस कल किसी तरह कल दिहाड़ी का अच्छा काम मिल जाए ताकि खाने का खर्चा निकल पाए। खाने के अभाव के चलते सीमा जंगल में से थोड़ा शहतूत बेर चुनकर लाती है, जिससे पूरा परिवार पेट भरता है। अगले दिन दोनों भाई बारिश में काम के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। सारा दिन ऐसे ही खाली निकल गया। जब से मानसून का मौसम लगा है, काम के लिए हर जगह मारा मारी है। बगैर काम काज के घर का खर्चा कैसे निकलेगा? तभी रोड पर से जाते हुए राकेश को एक बड़ी फर्नीचर की दुकान दिखाई देती है, जहाँ से स्टैंडर्ड अमीर लोग फर्नीचर सेट खरीदते थे। इस फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले का रोजगार पक्का है। दिक्कत तो हम दिहाड़ी मजदूरों को होती है। साल भर के 7-8 महीने में तो रोजगार रहता है, मगर बरसात लगते 4 महीने घर में खाली बैठना पड़ता है। घर परिवार वालों का पेट भी नहीं भरवा पाते। अगर थोड़े पैसे पास में होते तो अपनी दुकानदारी खोलकर बैठ जाते। बारिश में भी फर्नीचर की दुकान को चलता देखकर प्रकाश को कमाई का रास्ता दिखाई देता है। भैया, जिस जंगल में हमने अपनी बसावट कर रखी है वहाँ कितने सारे सागवान के पेड़ हैं। हम उसी से फर्नीचर बनाते हैं। अगर एक अलमारी बेड भी बनाकर बेचेंगे ना तो महीने भर का खर्चा बड़े आराम से निकल जाएगा। दोनों भाई बरसात में भीगते हुए जंगल वापस लौट आते हैं और जंगल से लकड़ी काटकर फर्नीचर बनाते हैं।
वहीं शोभा दातून तोड़ने के लिए जाती है, जहाँ वहीं नदी के किनारे पर हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच लाल हरे साग उगे दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया लाल हरे पत्तेदार साग उगा है। आज की तरकारी तो इसी से बनेगी। शोभा बस के नदी के अंदर उतरकर साग खोदकर वापस घने जंगल वाले घर की बसावट में ले आती है। बहू, ये ले, मैं नदी किनारे से एकदम ताजे साग तोड़कर लाई हूँ। इसी को अच्छे से चुनकर तोड़कर बना लो। तब सीमा साग साफ सुथरा करके पत्तों की बनी प्लेट में काटती है और अपनी जुगाड़ से बनी रसोई में चूल्हे पर उबलने को चढ़ाती है। वैसे इस जंगल की शुद्ध ताजी ताजी हवा खाने पीने में बड़ा आनंद ले आ रही है। रसोई में भी गर्माहट नहीं है और ना ही बरसात में ये दलदली हो रही है। तब रसोई में पड़े मुट्ठी भर चावल को बीनकर बहू पकाकर सभी को खाने के लिए परोसती है। बस अभी आ गई भाभी। चलो भैया पहले खा लेते हैं, वैसे भी बेड लगभग बनकर तैयार हो गया है। दोनों भाई घर के अंदर आ जाते हैं। अब सब साथ बैठकर रूखे सूखे खाने को भी धन्यवाद देकर संतोष भरे मन से खाते हैं। अरे वाह, ये साग चावल तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटकदार लग रहा है। आज बड़े दिनों बाद पेट भर कर खाया है। बेटा, साग स्वादिष्ट तो लगेगा ना, हानिकारक खाद वगैरह के अपने आप उगती है। और जब से इस जंगल में बसावट की है, शरीर में शुद्ध हवा बयार लगने से अब मैं चंगा भला रहने लगा हूँ। ससुर ऐसा कह ही रहे थे, तभी एक जंगली सांप रेंगते हुए घर में आ जाता है। बरसात के मौसम में घने जंगल में बसावट करने के चलते उन्हें ऐसी समस्या होती ही रहेगी। वहीं दोनों भाई लगभग एक हफ्ते में मजबूत सी लकड़ी का बेड बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं कि अच्छे दाम पर बिकता है कि नहीं। 1 महीने का राशन खरीद कर डलवाते हैं, जिससे उनके खाने पीने का दुख तकलीफ भी खत्म हो जाता है और बरसात के मौसम भर के लिए पूरा परिवार जंगल में बसावट करके घर, रसोई और खाना पीना करते हैं।